मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है प्रिज्म। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रिज्म क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसकी क्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ आज के इस लेक्चर को पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, अब बिना कोई देरी किए हुए आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। बच्चों, प्रिज्म एक समांगी व पारदर्शी माध्यम है जो 5 फलकों से घिरा होता है। इट मींस प्रिज्म 5 फलकों से घिरा हुआ एक समांगी व पारदर्शी माध्यम है। बच्चों, इसकी इन 5 फलकों में से 3 फलकें आयताकार फलकें होती हैं और 2 फलकें त्रिभुजाकार फलकें होती हैं। यानी कि 3 फलकें आयताकार हैं और 2 फलकें त्रिभुजाकार हैं। बच्चों, प्रिज्म की जो आयताकार फलकें हैं ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहती हैं, यानी कि अप डाउन पोजीशन में रहती हैं, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में रहती हैं। और इसकी जो बच्चों त्रिभुजाकार फलकें होती हैं वो क्षैतिज अवस्था में रहती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती हैं। कुल मिलाकर लेफ्ट टू राइट पोजीशन में रहती हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मॉडल दिखाता हूं। इसकी सहायता से आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको आयताकार फलक नंबर 1 फ्रंट साइड में दिख रही है और जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो आपको आयताकार फलक नंबर 2 दिख रही है और जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो आपको आयताकार फलक नंबर 3 दिख रही है। फिर जब मैं इसको घुमा देता हूं तो वही आपको आयताकार फलक नंबर 1 फिर दिखना शुरू हो जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि ये आयताकार फलकें मैंने ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखी हुई हैं, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में रखी हैं। किंतु जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो आपको एक त्रिभुजाकार फलक दिख रही है जिसको मैंने 1 नाम दिया है, यानी कि त्रिभुजाकार फलक नंबर 1। और जब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं तो आपको दिख रही है त्रिभुजाकार फलक नंबर 2। तो एट ऑल आपको टोटल 5 फलकें दिखाई दे रही हैं, 3 आयताकार फलकें और 2 त्रिभुजाकार फलकें। अब बच्चों, प्रिज्म जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधर पोजीशन में रहती हैं और जो त्रिभुजाकार फलकें हैं वो क्षैतिज स्थिति में रहती हैं। अब इसकी जो आकृति है ये हम अपने कॉपी में कैसे बनाएं, कैसे इसको बना करके समझाएं एग्जामिनर को, इस सबको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसे देखें। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिज्म इस कंडीशन में रहता है। अब इसमें मुझे आयताकार फलक नंबर 1 फ्रंट पे बनानी है, आयताकार फलक नंबर 2 राइट हैंड साइड में बनानी है, आयताकार फलक नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड में बनानी है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये आप समझ लीजिए। इसके लिए बच्चों सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। ये इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में एक बेंड की हुई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और इसकी लेंथ हम नाप लेते हैं अपनी स्केल से। उसी लेंथ से एक दूसरी लाइन यहां बनाते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी हो गई आयताकार फलक नंबर 2। आयताकार फलक नंबर 2 हो गई आपकी। इसी प्रोसीजर से लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरी आयताकार फलक बनाते हैं। ये आप पॉइंट पहले से बना लेंगे। ये इस तरह से, इसको इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। जितनी लेंथ आपने ये ले रखी है उसी लेंथ में यहां एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये उसी डिस्टेंस तक जाएगी जहां तक ये गई हुई है। अब इसको भी ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो ये आयताकार फलक नंबर 3 है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आयताकार फलक नंबर 1 कहां है। 1 बच्चों फ्रंट पे है, जिसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। मान लेंगे कि ये आयताकार फलक नंबर 1 है जो फ्रंट पे है, फेस पर है। अब क्या काम करते हैं कि इसको यहां ऐसे हम ज्वाइन करा देते हैं। तो आपको नीचे वाली त्रिभुजाकार फलक दिख रही है, जो त्रिभुजाकार फलक नंबर मैंने क्या नाम दिया है, 2। त्रिभुजाकार फलक नंबर 2। और ऊपर वाली एक त्रिभुजाकार फलक दिख रही है, इसको ऐसे चलो डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो आपको ये दिख रही है त्रिभुजाकार फलक नंबर 1। त्रिभुजाकार फलक नंबर 1। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस करने के लिए इसको चलो रोमन में बना देते हैं, 1 and 2। तो कुल मिलाकर के आपको 5 फलकें यहां पर दिख रही हैं। किस तरह से फलकें एडजस्ट होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने ये सारी कहानी लिख दी है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी व पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर एवं त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज रहे।
तो उसी पोजीशन में फलकें यहाँ पर रखी हुई हैं। अब बच्चों प्रिज्म से होता है प्रकाश किरण का अपवर्तन। तो प्रिज्म में दो तरह की फलकें हैं, एक तो आयताकार फलकें हैं जो और दूसरी त्रिभुजाकार फलकें हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश किरण का अपवर्तन किस तरह की फलकों से होता है। बच्चों प्रकाश किरण का अपवर्तन प्रिज्म में आयताकार फलकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयताकार फलकों के द्वारा होता है। यूं ये जो आयताकार फलकें हैं इनके द्वारा, ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण जाती है और प्रिज्म में एंटर करती है और अंदर अपवर्तित होते हुए दूसरी फलक से यानी कि फलक नंबर 2 से बाहर निकल आती है। यानी कि फलक नंबर अगर 3 से एंटर की है तो अंदर गुजरेगी, अंदर जाएगी और जाकर के फलक नंबर 2 से बाहर निकलेगी। अभी मैं ये पूरी अपवर्तन की क्रिया आपको बोर्ड पर समझाने जा रहा हूं, तब आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अभी आप इतना समझो कि प्रिज्म में जो प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है वो आयताकार फलकों के द्वारा होता है, इसलिए आयताकार फलकों को हम अपवर्तक फलक कहते हैं। प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अतः इन्हें अपवर्तक फलक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद प्रिज्म के कोई से दो अपवर्तक फलक, यहां मैं अपवर्तक फलक 2 और 3 को ले रहा हूं। प्रिज्म के दो अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उस कोर को हम अपवर्तक कोर कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि फलक नंबर 2 फलक नंबर 3 इस कोर पर मिल रहे हैं, इस कोर पर मिल रहे हैं। तो ये जो कोर है, ये हमारी जो कोर है इसका नाम क्या हो गया? अपवर्तक कोर। इसका नाम क्या हो गया? अपवर्तक कोर। और साथ ही साथ बच्चों प्रिज्म की दो आयताकार फलकें जिस कोण पर मिलती हैं उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे आयताकार फलक नंबर 2 और आयताकार फलक नंबर 3 इस कोण पर एक दूसरे से मिल रही हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इस मॉडल के थ्रू, तो ये आयताकार फलक नंबर 2 है और ये आयताकार फलक नंबर 3 है। ये यहां पर इस कोण पर मिल रही हैं, यूं ऐसे ऐसे मिल रही हैं। तो ये हो गया बच्चों प्रिज्म कोण। क्या हो गया? प्रिज्म कोण। ऐसे आप देखो, ये हो गया हमारा प्रिज्म कोण, ये है हमारा प्रिज्म कोण। यानी कि प्रिज्म की दो आयताकार फलकें जिस कोण पर मिलती हैं उस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों और आगे आपको बताते हैं कि अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक को, जैसे ये अपवर्तक कोर है, ये अपवर्तक कोर है, ये अपवर्तक कोर है, इसके सामने वाली फलक कौन सी है? आयताकार फलक नंबर 1। इसके सामने जो फलक है वो आयताकार फलक नंबर 1 है। इसके ठीक सामने वाली आयताकार फलक को, यानी कि इसके ठीक सामने वाली जो फलक होती है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। तो ये आधार है, ये क्या है? आधार है। या मैं यहां पर बताऊं तो ये क्या है? ये आधार है। ठीक है, और यहां पर ये आधार है। तो अपवर्तक कोर के ठीक सामने वाली फलक जो होती है वो आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। और इसे पहचान के लिए प्रायः घिस दिया जाता है। तो इसको घिस दिया जाता है, प्रिज्म बनाते समय जो आधार होता है उसको घिस दिया जाता है। अब इसके बाद बच्चों अगर हम इस प्रिज्म को एक समतल के द्वारा, एक समतल लें और उसके द्वारा यूं 90 डिग्री के एंगल पर कट कर दें, 90 डिग्री के एंगल पर कट कर दें, तो आपको एक परिच्छेद प्राप्त हो जाएगा जिसे प्रिज्म का मुख परिच्छेद कहते हैं। और ये बच्चों होता है समबाहु त्रिभुज के आकार का। इसकी जो फेसिंग होती है वो समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है। इस तरह की बच्चों प्राप्त होती है, यूं। यानी कि अगर प्रिज्म को उसके अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत, अपवर्तक फलक कौन है? ये जो आयताकार फलक हैं ये अपवर्तक फलक हैं, आयताकार फलक हैं ये अपवर्तक फलक हैं। इनके अभिलंबवत किसी समतल से काट दिया जाए तो प्रिज्म का जो परिच्छेद प्राप्त होता है उसको प्रिज्म का मुख परिच्छेद कहते हैं और वो इस तरह का प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये अपवर्तक फलक नंबर 2 से मिली है हमको, और ये देख पा रहे हैं ये अपवर्तक फलक नंबर 3 से मिली है, और ये जो आधार आप देख पा रहे हैं ये अपवर्तक फलक नंबर 1 से मिला है। यानी कि ये 2 से मिला है और ये अपवर्तक फलक नंबर 3 से मिला है, और ये लाइन जो है ये अपवर्तक फलक नंबर 1 से मिला है। 2 और 3 जिस एंगल पर एक दूसरे से मिल रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिज्म कोण। ध्यान से समझते जाइएगा। अब आपको सुविधा के लिए इसमें पॉइंटों के नाम दिए दे रहे हैं। इसको बच्चों ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि AC जो है ये अपवर्तक फलक नंबर 2,
2 को डिनोट कर रहा है, और AB अपवर्तक फलक नंबर 3 को डिनोट कर रहा है, और BC अपवर्तक फलक नंबर 1 को डिनोट कर रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि आयताकार फलक नंबर 1 को डिनोट कर रहा है, और ये यहाँ पर आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आधार का। अब बच्चों होता क्या है कि जब भी प्रिज्म की क्रियाएं दिखानी होती हैं तो ये पूरी आकृति प्रिज्म की नहीं बनाते हैं, केवल इसका मुख परिच्छेद बनाते हैं। यानी कि ये वाला जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, जो मैंने एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बनाया है, तो प्रिज्म की क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए यही प्रिज्म का मुख परिच्छेद बना दिया जाता है, और इसके द्वारा जो भी अपवर्तन होता है या जो भी प्रिज्म की क्रिया होती है वो समझा दी जाती है। अब बच्चों एक चीज और आप समझो कि देखिए, प्रकाश किरण चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अगर प्रकाश किरण का आपतन हो रहा है तो प्रकाश किरण हमेशा हम लेंस या दर्पण की बाईं ओर से लाते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ प्रिज्म से प्रकाश किरण का अपवर्तन हम दिखाएंगे तो इसको लाएंगे प्रिज्म का ये जो मुख परिच्छेद है इसके बाईं तरफ से, तो प्रकाश किरण AB अपवर्तक फलक पर आकर के क्या होगी? आपतित होगी, और अपवर्तित होकर प्रिज्म के अंदर जाएगी, और अंदर से फिर टकराएगी अपवर्तक फलक नंबर 2 पर, और इससे टकरा के अपवर्तित होकर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। यहां मैंने राइट डाउन कर दिया है, अपवर्तक फलकों के अवलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख परिच्छेद कहते हैं। यह समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। बच्चों प्रायः ये जो परिच्छेद है ये समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। इट मींस इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है, यानी कि 60 डिग्री का होता है। सैद्धांतिक रूप से प्रिज्म को एक समबाहु त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिज्म को एक समबाहु त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जहां भी प्रिज्म की बात आएगी, प्रिज्म की क्रिया की कोई बात आएगी, वहां पर मैंने आपको बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं, वहां पर इसका ये मुख परिच्छेद ही बनाया जाएगा, प्रिज्म का ये पूरा डायग्राम नहीं बनाया जाएगा। अब बच्चों डेफिनेशन, अब तो आप सोच रहे होंगे इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं बताई। इसकी बच्चों जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है, और एक स्टेटमेंट में है जो कि मैंने टॉप पे लिख रखी है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों जब आप डेफिनेशन को याद कर लेते हैं तो प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी सही ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए इसकी जानकारी करने के लिए आपको ये पूरा डिटेल समझना होगा। बच्चों प्रिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का, ये आपको 11th-12th की क्लासों में भी मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको इसका बेसिक्स एकदम से क्लियर रखना है। तो बच्चों अब उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करो, फिर आगे की चीजों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बच्चों अब आपको समझाते हैं प्रिज्म की क्रिया। बच्चों जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होता है तो प्रिज्म दो तरह की क्रियाएं करता है, पहली प्रकाश का विचलन और दूसरा प्रकाश का विक्षेपण। तो बच्चों अब सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाश का विचलन। अब इसको हम बताते हैं प्रिज्म को लेकर के, प्रिज्म लेंगे और उससे हम प्रकाश का विचलन करा के आपको दिखाएंगे। तो बच्चों एक प्रिज्म ले रहे हैं हम, ये मैं एक ले रहा हूं प्रिज्म, ये मैंने एक ले लिया प्रिज्म, इसका नाम रख दिया बच्चों मैंने ABC। तो इसकी अपवर्तक फलक कौन कौन है? AB है और AC है, और BC क्या है? BC इस प्रिज्म का आधार है। क्या है? आधार है। अब बच्चों हमें दिखाना है प्रकाश का विचलन, इसके लिए हम लेंगे एक वर्डी प्रकाश किरण, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, एक वर्डी प्रकाश किरण, ऐसी प्रकाश किरण जिसमें केवल एक रंग हो, एक वर्ण हो। तो मैं मान लेता हूं कि एक वर्डी कोई प्रकाश किरण है, वो आकर के एक वर्डी प्रकाश किरण आकर के प्रिज्म के अपवर्तक फलक AB के पॉइंट Q पर टकराती है। कहां टकरा जाती है? Q पर। तो ये इस प्रकाश किरण को हम नाम दे रहे हैं PQ प्रकाश किरण है, और ये अपवर्तक फलक AB के पॉइंट Q पर टकरा गई। अब बच्चों जरा समझिए, प्रिज्म बना है कांच का, और प्रिज्म के बाहर जो माध्यम है वो वायु है, यानी कि यहाँ पर आपके सामने दो माध्यम है, एक वायु है और दूसरा कांच है। तो आप समझ गए होंगे कांच के सापेक्ष वायु में माध्यम के कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर वायु क्या है? वायु हो गया हमारा विरल माध्यम, और कांच हो गया सघन माध्यम।
यानी कि प्रकाश किरण हमारी कहां से कहां की ओर जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो अपवर्तन के क्रम में ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अभिलंब की ओर झुककर ये तब तक आगे बढ़ेगी जब तक कि इसका सघन माध्यम समाप्त नहीं हो जाता। चूंकि एक ही प्रकार का सघन माध्यम है, समांगी सघन माध्यम है, जो किसका बना है, कांच का बना है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम अपवर्तन दिखाएंगे, और अपवर्तन जिस बिंदु पर हमें दिखाना होता है उस बिंदु पर हमें एक लंब बनाना होता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो पॉइंट क्यू पर हम एक बनाएंगे लंब, और इस लंब को हम बना लेंगे डॉटेड लाइन से। किससे बना लेंगे, डॉटेड लाइन से बना लेंगे, फुल लाइन से इसको नहीं बनाएंगे। अब बच्चों जरा सोचिए, अगर ये सघन माध्यम ना होता तो ये प्रकाश किरण पी क्यू कैसी निकल जाती, ये ऐसे ऐसे निकल जाते, ये विचलित नहीं होती। लेकिन अब चूंकि इसमें आ गया है सघन माध्यम तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब ये है तो ये ऐसे झुकेगी और ऐसे झुक करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे झुक करके आगे बढ़ जाएगी। अब बच्चों बात यहां पर ये आती है कि ये पूरा माध्यम कांच का है, तो इस पूरे माध्यम में ये झुक करके एक ही डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ जाएगी, और ये कहां जाएगी, ये अपवर्तक फलक AC से जाकर के टकरा जाएगी। और AC के बाहर क्या है बच्चों, AC के बाहर वायु है जो कि विरल माध्यम है, यानी कि अब प्रकाश किरण का दोबारा अपवर्तन होगा अपवर्तक फलक AC के द्वारा, और ये प्रकाश किरण हमारी जाएगी सघन से विरल में। अब कहां जाएगी, सघन से विरल में। तो बच्चों जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो यहां पर भी इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो यहां पर भी बच्चों इसको भी हम एक पॉइंट दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया, चलो नाम दे दिया R। क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया R। क्या नाम दे दिया, R। तो अब यहां पर भी हमें अपवर्तन दिखाना है, तो यहां पर भी बच्चों हमें बनाना है अभिलंब, यहां पर भी अभिलंब बनाना है। तो ये अभिलंब मैंने यहां पर बना लिया, इसको स्केल से बनाएंगे तो अच्छे ढंग से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां पर भी मैंने अभिलंब बना लिया। तो अब बच्चों अगर ये माध्यम एक ही रहता तो ये ऐसे सीधी निकल गई होती, लेकिन माध्यम आने की वजह से, विरल माध्यम आने की वजह से अब ये अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब हमारा ये है तो इससे दूर भागेगी, इट मींस ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसको हमने नाम दे दिया RS। क्या नाम दे दिया, RS। तो बच्चों आप जरा दिमाग से सोचो, दिमाग लगाओ अपना, दौड़ाओ दिमाग की जो हमारी आपाती प्रकाश किरण है वो कौन है, PQ, और जो अंतिम प्रकाश किरण है RS वो निर्गत किरण है। कैसी किरण है, निर्गत। ये हमारी निर्गत प्रकाश किरण है, अंतिम प्रकाश किरण जो प्रिज्म से बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं निर्गत प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये निर्गत प्रकाश किरण है। अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि हमारे पास PQ एक आपाती प्रकाश किरण है जो एक वर्डी है, ये प्रिज्म के अपवर्तक फलक AB के द्वारा अपवर्तित होकर के QR के रूप में आगे बढ़ती है, और प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक फलक AC के द्वारा ये पुनः अपवर्तित होती है और RS निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक, अब आप देखिए आपाती किरण PQ है, इसकी डायरेक्शन ये है, और निर्गत किरण RS है, इसकी डायरेक्शन ये है। यानी कि जो दोनों की दिशाओं में हो गया है अंतर, यानी कि दोनों की दिशाओं में हो गया है विचलन, यानी कि जो आपाती प्रकाश किरण थी वो अपने पथ से विचलित हो गई, आपाती प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो गई, और इसी विचलन को हम कहते हैं प्रकाश का विचलन। आपाती प्रकाश किरण के अपने रास्ते से विचलित हो जाना कहलाता है प्रकाश का विचलन। अब जरा इनकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन ये है, निर्गत किरण को जरा पीछे बढ़ाओ, निर्गत किरण पीछे बढ़ाई जाने पर इस तरह से ऐसे जा रही है, तो आपाती प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये जा रही है और निर्गत प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये जा रही है, और दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है। इस पॉइंट को जरा नाम दे दें D, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रही हैं, ये एंगल बना रही हैं, और इस एंगल को नाम दे देते हैं डेल्टा। क्या नाम दे देते हैं, डेल्टा। ये बच्चों ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसको हम कहते हैं डेल्टा, और ये विचलन कोण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, विचलन कोण को, विचलन कोण, विचलन कोण। तो आप देख रहे हैं कि D पर जो हमने कोण डेल्टा बनाया है ये आपाती किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच में बना हुआ कोण है।
बच्चों विचलन कोण खूब पूछा जाता है कि विचलन कोण क्या है। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। ये क्या है? ये आपाती किरण है, आपाती किरण। आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपाती किरण है ये एक वर्णी है। कैसी है? एक वर्णी है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक, तो ये पूरी क्रिया होती है प्रिज्म में जब एक वर्णी प्रकाश किरण आकर प्रिज्म के एक अपवर्तक फलक पर आपतित होती है। तो बच्चों होता क्या, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों के द्वारा उसका दो बार अपवर्तन होता है जिससे उसकी दिशा बदल जाती है और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का विचलन। ये सारा जो डिटेल है ये मैंने राइट डाउन कर दिया है। देखिए बच्चों, जब प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर कोई एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों के द्वारा किरण का दो बार अपवर्तन होने से उसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का विचलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का विचलन कहते हैं। जो ये अपने मार्ग से विचलित हुई है प्रकाश किरण, जिस कोण से प्रकाश किरण विचलित होती है उसे विचलन कोण कहते हैं। और यहां मैंने विचलन कोण की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है आपके लिए कि आपाती किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। और इसका पूरा जो डिटेल है, इसका जो पूरा किरण आरेख है प्रिज्म से एक बड़ी प्रकाश किरण के विचलन का, ये मैंने आपको यहाँ पर बना के बता दिया है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अपनी कॉपी में नोट करो और किरण आरेख को भी बनाओ। किरण आरेख में जो हुआ है इसमें 2-4 लाइनें हैं, ये मैं इसके बाद बोर्ड पर लिख रहा हूं जिसे आप फिर दोबारा नोट कर लेंगे। पहले इसे आप नोट करो। अगर बच्चों इसका एनालिसिस देखें, एनालिसिस तो जो मैंने आपको बताया था उसी को मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। क्या है? ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है, जिसका प्रिज्म कोण A है। PQ कोई एक बड़ी प्रकाश किरण है जो आपतन कोण I1 पर प्रिज्म के अपवर्तक फलक AB पर आपतित होती है। बच्चों आपतन कोण क्या होता है? आपाती किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो आपाती किरण PQ है और अभिलंब ये है जो डॉटेड मैंने बनाया है, इसके बीच में ये कोण बनना है। इसी को हम कहते हैं आपतन कोण। और यहाँ इसकी वैल्यू मान ली I1। कितनी मान ली? I1। वैसे आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो बार अपवर्तन हो रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया I1। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जब इसका अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित प्रकाश किरण हमें QR मिली और अभिलंब हमारा क्या है? अभिलंब हमारा यही है। ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये अपवर्तन कोण हो गया और इसको नाम मैंने दे दिया R1। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो R पॉइंट पर यानी कि अपवर्तक फलक AC के द्वारा इसका पुनः अपवर्तन होता है। यहाँ अभिलंब ये है, ये डॉटेड लाइन है, तो ये कोण बन रहा है इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो इसको नाम दे दिया जाता है बच्चों R2। क्या नाम दे दिया जाता है? R2। मैंने यहाँ कहा है कि I1 प्रिज्म के अपवर्तक फलक AB पर आपतित होती है और QR के रूप में निर्गत हो जाती है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यहाँ मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ मतलब नहीं है, फिर भी मैं कोण आपको बताई दे रहा हूँ। निर्गत किरण RS है और अभिलंब हमारी ये डॉटेड लाइन है, तो इसके बीच का कोण जो है इसको निर्गत कोण कहेंगे और इसको नाम दे देते हैं I2। क्या नाम दे देते हैं? I2। हालांकि एंगल का मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक डेरिवेशन होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का जब निगमन होता है वो आपको अगली क्लास में मिलेगा, यानी कि 11th या 12th में मिलेगा। वहां पर आपको ये सारे एंगल का मतलब समझाया जाएगा और इसका यूज भी है, वहां पर यूज भी है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं इनिशियली कि आपको बता दिया कि आपाती किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। यहाँ पर दो बार अपवर्तन हुआ है तो इसको I1 मान लिया, इसको R1 मान लिया। फिर दूसरी बार जब अपवर्तन हुआ है वहां अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण R2 मान लिया और बाहर वाले निर्गत कोण को मैंने मान लिया I2। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी। ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है। PQ कोई एक बड़ी प्रकाश किरण आपतन कोण I1 पर प्रिज्म के अपवर्तक फलक AB पर आपतित होती है और QR के रूप में अपवर्तित होकर प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक फलक AC से पुनः अपवर्तित होकर RS निर्गत किरण के रूप में बदल जाती है। तो ये बदल गई, निकल गई। ठीक है,
आपाती किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वे डी पर मिलती है, ये डी पॉइंट पर मिलती हैं और इन दोनों दिशाओं के मध्य डेल्टा कोण बनता है। यह विचलन कोण है। यह क्या है? विचलन कोण है। अब बच्चों जैसे जैसे हम आपतन कोण I1 का मान बढ़ाएंगे तो उसी के साथ साथ विचलन कोण डेल्टा का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण I1 बढ़ता है वैसे वैसे विचलन कोण डेल्टा का मान कम होता चला जाता है। कम होते होते एक पोजीशन ऐसी आती है कि उस न्यूनतम मान के बाद फिर विचलन कोण का मान कम नहीं होता है। भले आप आपतन कोण को बढ़ाएं, कम नहीं होता है बल्कि बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इसी न्यूनतम मान को जहां के बाद उसका मान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उसको हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम के लिए बच्चों मिनिमम वर्ड यूज होता है। मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम मींस न्यूनतम होता है और विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए एम हम डेल्टा में सफिक्स लगा देते हैं। तो डेल्टा एम से लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण को। यहां मैंने लिखा है न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम। आपतन कोण बढ़ने के साथ विचलन कोण पहले घटता है, पहले घटता है और एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद पुनः बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इसी न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। तो ये तो पूरा हो गया विचलन कोण के संबंध में, प्रकाश के विचलन के संबंध में। अब बच्चों एक फार्मूला है जिसका डेरिवेशन मैं बार बार कह रहा हूं अगली क्लास में मिलेगा। वो फार्मूला है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करो। तो वो सूत्र कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में, वो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। बच्चों अपवर्तनांक को n से लिखते हैं और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में साइन a बाई 2। इस फार्मूले से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं आसानी से और इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा अगली क्लास में। ठीक है, यहां पर ए क्या है? प्रिज्म कोण है। डेल्टा एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। आपको मैं बता चुका हूं। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे कॉपी में नोट करो और यहां से प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश का विक्षेपण। इससे पहले आप कंप्लीट करो। अब बच्चों आपको समझाते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे पहले अभी मैंने आपको समझाया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। बच्चों वहां पर जो प्रकाश किरण मैंने ली थी वो एक वर्णी प्रकाश किरण थी, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट रे थी। यहां पर जो प्रकाश किरण मैं लेने जा रहा हूं वो श्वेत है। कैसी है? श्वेत। बच्चों जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब बच्चों पहले इसको समझ लो, फिर आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूं। बच्चों जब श्वेत प्रकाश किरण आकर के प्रिज्म के किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है, मान लो श्वेत प्रकाश किरण आई और प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित हो गई, तो प्रिज्म के द्वारा वह प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। किसमें विभक्त हो जाती? अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बच्चों श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में विभक्त होती है। 7 रंगों में विभक्त होती है। इसको ऐसे समझो बच्चों, ये मैंने लिया प्रिज्म, ये मैंने लिया कोई प्रिज्म, ये कोई प्रिज्म है। ठीक बच्चों, इसका नाम रख लिया मैंने ए बी सी। यहां कोई आ रही है श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण कैसी प्रकाश किरण है बच्चों? श्वेत, श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण आई और प्रिज्म के अपवर्तक फलक ए बी पर हो गई आपतित। तो बच्चों अब क्या होगा? प्रिज्म का जो अपवर्तक फलक ए बी है वो इसका करेगा अपवर्तन। कौन अपवर्तन करेगा? अपवर्तक फलक ए बी। अब अपवर्तन होगा बच्चों यहां पर, तो जहां पर अपवर्तन होता है वहां पर हमें क्या बनाना होता है बच्चों? अविलंब बनाना होता है। तो ये मैंने यहां पर एक बना लिया अविलंब। ठीक बच्चों, अब देखो ये श्वेत प्रकाश है, ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है।
तो इसका जब अपवर्तन होगा तो 7 रंगों की अलग अलग अपवर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। अब देखो बच्चों, अगर ये देखिए, एक तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट कि ये श्वेत प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि वायु से कांच में जा रही है, तो कांच वायु के सापेक्ष सघन माध्यम होता है, तो इसकी जितनी भी 7 रंगों की इसकी जो प्रकाश किरणें अपवर्तित प्रकाश किरणें आएंगी वो सब अभिलंब की ओर झुकेंगी। कहां झुकेंगी? अभिलंब की ओर। बच्चों अगर ये माध्यम ना होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधी निकल गई होती, इस तरह से सीधी इस डायरेक्शन में निकल गई होती, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ये 7 रंगों ये 7 रंगों में विभक्त तो होगी, लेकिन ये 7 रंगों की प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी। किस तरह से झुकेंगी बच्चों? ऐसे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहीं पे दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये झुक जाएंगे। अब आप काउंट कर सकते हो। यहां पर बच्चों मैं एक रख देता हूं पर्दा। क्या रख दिया मैंने? पर्दा। अब बच्चों ये जो अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, जिसका अपवर्तन किया है अपवर्तक फलक AB ने, अब ये टकरा जाएंगी कहां से? अपवर्तक फलक AC से टकराएंगी। अपवर्तक फलक AC इनका पुनः अपवर्तन करेगा, यानी कि अब ये प्रकाश किरण हमारी कहां जा रही है? सघन से विरल में जा रही हैं, तो ये अब अभिलंब से दूर हटेंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी। अब बच्चों अगर यहाँ अभिलंब बनाने हैं तो आपको 7 अभिलंब बनाने पड़ेंगे। 7 अभिलंब बनाएंगे तो ये डायग्राम आपका फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसे समझो, ये मान लो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस पॉइंट पर हमें अपवर्तन दिखाना होता है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब से दूर हटेंगी। मान लो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे, इस तरह से ये प्रकाश किरणें आएंगी अपवर्तित होकर के। अभिलंब से क्या होंगी बच्चों? दूर हटेंगे। ये इस तरह से ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगे। ये अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं। कैसी हैं? अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं। अब बच्चों सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होता है वो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का होता है, और सबसे कम अपवर्तन जो होता है वो लाल रंग की प्रकाश किरण का होता है। तो सबसे नीचे जो रंग प्राप्त होगा हमें वो बैंगनी होगा, और सबसे ऊपर जो रंग प्राप्त होता है वो लाल प्राप्त होता है। बैंगनी के बाद बच्चों इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, और सबसे टॉप पे क्या जाता है? रेड। मतलब रेड कलर की जो प्रकाश किरण होती है उसका अपवर्तन सबसे कम होता है। तो इस तरह से हमें रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है, पैटर्न प्राप्त होता है। रंगों के इस क्रम को, यानी कि ये रंगों के इस क्रम के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये क्या है? ये वर्ण क्रम है, और इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब बच्चों यहां पर समझने वाली बात यह है कि वर्ण विक्षेपण ये जो हो रहा है, वर्ण का विक्षेपण होना मतलब विक्षेपित होना, डायरेक्शन बदलना, तो ये किस वजह से हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है? तो बच्चों इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि प्रिज्म में 2 अपवर्तक फलक हैं। उन 2 अपवर्तक फलकों के द्वारा प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है, और वो प्रकाश किरण जो होती है हमारी, वो प्रिज्म के आधार की ओर, आधार क्या है? BC है। प्रिज्म का आधार क्या है? BC, आधार की ओर झुक जाती है। कहां झुक जाती है? प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। अब बच्चों, अब अपवर्तन किसका कितना ज्यादा होता है ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर ज्ञात किया गया है कि जिस रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उस रंग की प्रकाश किरण का विचलन भी उतना ही अधिक होता है, यानी कि उसमें विक्षेपण भी उतना ही अधिक होता है। प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया गया है कि बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इस कारण से बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, और लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, यहां मैंने लिखा है बड़ विक्षेपण कर। जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये मैंने आपको विचलन में एक्सप्लेन किया है। प्रकाश किरण में उत्पन्न यह विचलन प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा, प्रकाश किरण का विचलन भी उतना ही अधिक होगा।
कांच का पूर्णांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, अतः लाल प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है, यानी कि इसमें विचलन सबसे कम होता है, तथा बैंगनी प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकती है। तो सबसे अधिक ये झुकी हुई है। अब बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों में विकृत हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण की बहुत ही अच्छी कम शब्दों में डेफिनेशन है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से 7 रंग प्राप्त होते हैं। इसमें मैंने लिखा है वर्ण विक्षेपण से उत्पन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम है। श्वेत प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये रंग लिखे हैं मैंने, ये रंग एक क्रम में है। जिसका विचलन सबसे ज्यादा होता है वो रंग सबसे पहले है, और जिसका विचलन सबसे कम होता है प्रिज्म के द्वारा वो रंग सबसे बाद में है। इसको याद करने के बच्चों 2 ढंग हैं। या तो आप इंग्लिश में ये वर्ड याद कर लो, विबजियोर। क्या बोलते हैं इसको? विबजियोर। ऐसे पढ़ो आप, विबजियोर। ऐसे पढ़ करके आप इसको याद रख सकते हैं, विबजियोर। VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। ये क्रम से रंग आपको ऐसे याद हो जाएंगे जब आप विबजियोर को ध्यान में रखेंगे। या हिंदी में एक सेंटेंस बनता है, बैंजनी हपी नाला। बैंजनी हपी नाला। तो बैंजनी, बै मीन्स बैंगनी, जा मीन्स जामुनी, नी मीन्स नीला, हा मीन्स हरा, नी मीन्स नीला, हा मीन्स हरा, पी मीन्स पीला, ना मीन्स नारंगी, ला मीन्स लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये 2 आपके लिए क्लू पॉइंट ट्रिक है आपके लिए। इस ट्रिक से आप ये 7 रंगों का जो क्रम है ये आप याद रख सकते हैं। ये क्रम आपसे पूछा भी जाता है कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है, किसका विचलन सबसे कम होता है। तो बच्चों ये रहा आपका प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में करिए नोट। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें प्रिज्म और प्रिज्म की क्रियाएं और प्रिज्म की स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दी है। इसका नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया है। अब आप इसे कॉपी में लिखेंगे और इसे तैयार करेंगे। तो बच्चों ये लेक्चर वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको विज्ञान पूरी पढ़नी है मेरे इस चैनल पर और आपको समझ में आ रही है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।